हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव पेपर की पार्ट 4, जिसके अंदर हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करते आ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी शामिल कर रहे हैं और सॉल्यूशंस उनके हिंट दे रहे हैं हम कि किस तरीके से आपको लिखना है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 3 पार्ट के अंदर फिजिकल के लगभग क्वेश्चन यानी 70 से 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज की ये जो वीडियो रहेगी इनऑर्गेनिक के 70 से 80 क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। उन क्वेश्चन से रिलेटेड और उन क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इनऑर्गेनिक में कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन NiCO4 FeCN6 की 4 नेगेटिव कोबाल्ट हेक्साअमीन +3 बैलेंस बॉन्ड अप्रोच से। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। सबसे पहले जिसके बारे में पूछा जाए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं आप। निकल है यहाँ पे 0 पर रहेगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, यहाँ पर +2 रहेगी और कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यहाँ पे +3 है। तो इस तरीके से ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आपने। फिर उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कोबाल्ट +3 के अंदर पहले कोबाल्ट की लिख दी, फिर +3 के अंदर इस तरीके से रहेगी और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, D2sp3 बनेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। इस तरीके से बॉन्डिंग समझाएगी। यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है तीनों के अंदर, ठीक है। सबसे फेवरेट एग्जांपल निकल के जो कॉम्प्लेक्स एक NiCN4, एक NiCO4, एक NiCl4, ये तीनों जरूर पढ़ लें। तीनों में से एक डेफिनेटली आता है। इनकी शेप, स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कुछ ना कुछ पूछने के लिए आता ही है तीनों निकल के कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद है आपका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अच्छे से पढ़ना है कि sp मिक्सिंग के साथ कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनती है, कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनती है और विदाउट sp मिक्सिंग से कौन सा बनता है। दोनों आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर ले। उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, काफी क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर तो O2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो अपन सिंपल लिख दी। अब हम He2+ का वो बनवाया है MOT, ये बना दिया इस तरीके से। He2+ यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 और 3 6, उसके बेसिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का ऐसे कर दिया। और बॉन्ड ऑर्डर भी अपन निकाल सकते हैं इसका, कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। और तीसरा है आपका d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। ये आपको टेट्राहेड्रल में भी करनी है, ऑक्टाहेड्रल में भी करनी है और स्क्वायर प्लेनर, तीनों के डायग्राम लेवल के अनुसार। जैसे एनर्जी का लेवल है, ये d ऑर्बिटल फ्री है, यहाँ पर स्फेरिकल फील्ड है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, स्क्वायर प्लेनर का फील्ड है। जो भी फील्ड है आपको सबका आपको डायग्राम बनाना है। पूरी लेबल करके डायग्राम को ढंग से बनाना चाहिए, टेट्राहेड्रल का आए चाहे ऑक्टाहेड्रल का आए, किसी भी तरीके से आए आपके पेपर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक और जब स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें आपको मेंशन किया था कि KMnO4 और K2Cr2O7 इन तीनों की रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और अल्केलाइन मीडियम में, तीनों को ढंग से पढ़ना है कि एसिडिक मीडियम में 5 होता है इनफैक्टर, न्यूट्रल में 3 होता है और बेसिक मीडियम में 1 होता है। इसी तरीके से इनका इनफैक्टर, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तीनों किसी की भी रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है। और रिएक्शन पूछेगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हुआ वो सब आप बता सकते हो। तो आपको एन फैक्टर अगर पता है ना, आप सारी चीजें बता सकते हो। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वो देखो CO पर आ गया। मैंने क्या कहता आपको CO, NO, CN, ये 3 तो, और MO डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NO और CO का मैंने बता रखा है, ये MO डायग्राम आपको बनाना है। इसी के बेसिस पर उसका बॉन्ड ऑर्डर, इसी के बेसिस उसका डायपोल मोमेंट, उसी के बेसिस उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, बट आपको MO डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। किसी की भी बना सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कंसेप्ट होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते होना है। जैसे NO3 की ये है, CO3 2 नेगेटिव की ये है, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पेपर में इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है। हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि कोई भी 2 वेरिएबल है ना, उनकी वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल है मेजर करना, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं, माइक्रोस्कोपिक के लिए लगता है, ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। इसकी जगह जरूरी नहीं यही 2 वेरिएबल हो, डेल E इंटू डेल टी भी हो सकता है।
मतलब कोई भी दो वेरिएबल को आप साइमल्टेनियसली नाप नहीं सकते एज पर हाइजेनबर्ग। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको अनसर्टेनिटी पोजीशन में दे दी, मास दे दिया, वॉल्यूम उसमें सॉरी वेलोसिटी में पूछ ली आपसे, वेलोसिटी दे दी, पोजीशन में दे दी, कुछ और भी पूछा जा सकता है आपको, इसके बारे में आपको कंफर्म जानकारी। उसके बाद है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, मतलब इसके पोस्टुलेट क्या थे, इसके अंदर क्या बताया गया, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके अंदर मिक्सिंग की बताई कि ये एसपी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद ईएएन रूल आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में जो भी दिए कॉम्प्लेक्स सबका आपको आना चाहिए, कोई सा भी पेपर में आ सकता है उठ के। उसके बाद कुछ रीजन बेसिस क्वेश्चन, जैसे H2O पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, कारण पोलैरिटी तो चार्ज सेपरेशन पर होता है ना, तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसके बेसिस पर आंसर कर दोगे। SnCl2 HgCl2 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, को एग्जिस्ट, क्योंकि आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, उसकी रिएक्शन लिख देनी है। इस तरीके के बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ये देखो फिर आ गया H2 पर से O2 2 नेगेटिव का एमओ डायग्राम के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एमओ डायग्राम आपको विद sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग, यानी 14 तक इलेक्ट्रॉन हो तो sp मिक्सिंग होगी, 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, sp मिक्सिंग में क्या होता है, ये दो जो है ना, ये वाले नीचे आ जाते हैं sp मिक्सिंग के अंदर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होने के यहाँ आ जाएंगे और कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके कोज क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है और इसके सेपरेशन कैसे कर सकते हैं आप। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एफ ब्लॉक के अंदर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से ना जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो स्टेडीली डिक्रीज करती है, रेगुलर डिक्रीज होता है, उसी के भी इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, वो एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर भी इसका कॉन्सिक्वेंस है, हाफनियम की वो बराबर हो जाती है नीचे वाली, उसका कॉन्सिक्वेंस है। इस तरीके से जितने भी है ना आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है, वो कंप्रेशन शो करता है, एलोंगेशन शो करता है, जेड इन जेड आउट, ये जॉन टेलर का है। कौन सा कॉम्प्लेक्स जेटीडी शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, देखना आना चाहिए। जिसमें T2G अनसिमेट्रिकल का केस होगा वो जेटीडी शो करेगा, जो T2G अनसिमेट्रिकल का केस नहीं होगा वो जेटीडी शो नहीं करेगा। उसके बाद है फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस, जबलोंस की डायग्राम से आप बता सकते हो कि डायरेक्ट सिंगलेट से सिंगलेट में आए तो फ्लोरोसेंस, ट्रिपलेट से सिंगलेट में आए तो फोस्फोरेसेंस होता है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। आयुपैक नेमिंग, मैंने क्या कहा था, आप एनसीईआरटी के सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, जितने भी आयुपैक नेम दिए सब पढ़ लें, उसका आयुपैक नेम से फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले से आयुपैक नेम लिखना, कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर इनमें से, ये जरूर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके। उसके बाद वही क्वेश्चन कि H2O लिक्विड है, H2S गैस है, कारण देखो लिक्विड और गैस कौन बनाता है, इंटरेक्शन के बेसिस पर होती है। तो H2O में ज्यादा इंटरेक्शन होगी तो वो लिक्विड हो गया, गैस में कम इंटरेक्शन होगी तो इसके पीछे देखो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन हो जाएगा। H2 में एग्जिस्ट बट He2 नहीं है, तो एमओटी से आप आंसर कर दोगे। H2 एग्जिस्ट करता है, वो नहीं करता है, कारण वही उसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है, He2 में 0 आता है, इस बेसिस पे कर दोगे। उसके बाद है आपका HF जो है वीकर एसिड है, HCl है स्ट्रॉन्ग है वो से, कारण क्या होता है, किसी भी चीज की एसिडिटी पूछे ना आप क्या करो, जैसे HF पूछा है तो H बनाया और F बनाया, ठीक है। F नेगेटिव की स्टेबिलिटी, N नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक कर लिया करो, जो ज्यादा स्टेबल होगा ना वो क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां से स्टेबिलिटी डिसोसिएशन एनर्जी के कंसेप्ट के बेसिस पर HCl क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब है आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, बट कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शन, कोई कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो डायरेक्शनल होती है। बस यही बातें आपको लिखनी है इसके अंदर, एग्जांपल और दे देना ताकि क्वेश्चन ठीक लगे, समझ में आए सामने वाले को। डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक शो करते हैं, आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, डी का फॉर्मूला बता देना, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है चीजों को। उसके बाद स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख दिया, इससे NLM3 में निकलते हैं, इसकी डेरिवेशन भी आनी, उसकी डेरिवेशन इसके सॉल्यूशन आना चाहिए, डेरिवेशन इसका सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए आपको, वो साइज इक्वल टू a√2/L करके जो सॉल्यूशन बनता है वो आना चाहिए आपको, स्क्रोडिंजर अप्रोच।
उसके बाद एक्सप्लेन द रीजन, SO2 का डाइपोल मोमेंट है बट CO2 का नहीं है। वही डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है तो आप स्ट्रक्चर से आंसर कर दोगे, उसकी लीनियर है इसकी नॉन लीनियर है। सेम NF3 के अंदर देखो इसमें लोन पेयर है ना इसलिए ऊपर जाएगा, इसमें F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो ज्यादा होती है इसलिए अपनी तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का इशारा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन वही LIC, इनऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे रीजन वाले, ये होता है ये नहीं होता, ये होता है। LICL का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है HCl, क्योंकि LICL आयनिक कंपाउंड है भाई, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये इसका रीजन है। उसको फजानफूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी भी चीज से बताएं। AgF, AgBr एंड AgBr हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन देयर हार्डनेस। स्ट्रक्चर सिमिलर है, हार्डनेस एक्सप्लेन करनी है। तो आप देखो डिफरेंस क्या आता है, एनायन का डिफरेंस आ रहा है ना, इसी के बेसिस पर इनमें कोवलेंसी के या आयनिक कंपाउंड बन रहा है, उसके करेक्टर के बेसिस पर इसकी हार्डनेस को एक्सप्लेन कर देना, आंसर हो जाएगा आपका फजान्स रूल के बेसिस पर ही। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या पता, एक तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, हमें ये भी पता चल जाएगा ये रिएक्शन देगा या नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा, इस चीजें से। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका लैम्बर्ट्स-बीएट लॉ के ऊपर। आपको ये पता लैम्बर्ट-बीएट लॉ क्या होता है, एप्सिलॉन A इक्वल टू एप्सिलॉन CL होता है। लैम्बर्ट क्या था, बीएट क्या था, दोनों की अलग अलग इक्वेशन थी, दोनों ने कंबाइन करके बीएट लॉ बनाया। इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेना कि लिमिटेशन क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वही चीज देखो मैंने ऊपर कहा था कि केमिकल फॉर्मूला से आपको नाम लिखना चाहिए, नाम से केमिकल फॉर्मूला भी लिखना, उल्टा भी आना चाहिए, वाइस वर्सा, दोनों कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद है आइसोमेरिज्म, सारे आइसोमेरिज्म पढ़ोगे आप, ठीक है, अजय कुमार के बुक से पढ़ लेना, या आइसोमेरिज्म के तो नोट्स भी है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो बोल देना। आइसोमेरिज्म के अंदर आपको क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस ट्रांस वाले होते हैं, लिंकेज जिसमें जैसे NO है O से भी जुड़ सकता है, ONO है जैसे O से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, वो लिंकेज शो करता है। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपका देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी का, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है। इसी से आप सबसे पहले आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से निकल जाएगी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भरा, यहां से N आ जाएगा, N जो आएगा वो एक्साइटेड जो कौन सी स्टेट होगी आप बता सकते हो। फिर वही चीज O2 के MOT से बताना है कि पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डायमैग्नेटिक हो जाता। इसके बेसिस पर आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। उसके बाद है देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैलियम एंड एल्यूमिनियम। देखो होता क्या है ना, जब अपा वो करते हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एक्सप्लेन करते हैं, उसके बेसिस पर काफी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में काफी एक्सेप्शन होते हैं। इसी तरीके से इन्होंने क्या पूछा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम एंड एल्यूमिनियम के ऊपर कमेंट मांगा है। तो आयनाइजेशन में क्या होता है कि गैलियम की हायर आयनाइजेशन होती है देन एल्यूमिनियम। क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर S ब्लॉक एलिमेंट गैलियम फॉलो, उस गैलियम के अंदर क्या आता है, D ब्लॉक एलिमेंट आता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है इनका, ठीक है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इनकी हायर हो जाती है। इसके ऊपर कमेंट मांगा गया है तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। उसके बाद डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर तीनों एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, अगर कुछ नहीं दिया थोड़ी थोड़ी पेपर का क्वेश्चन के बेसिस पर कितने नंबर का उसके बेसिस पर आप एक्सप्लेन करोगे। LiF स्प्रेंगली सोल्यूबल है, LiI सोल्यूबल कंप्लीटली है, इसके पीछे का रीजन वही लैटिस एनर्जी के ऊपर, फजान्स रूल के ऊपर आप आंसर कर सकते हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन का कम है, फिर भी ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, कारण क्योंकि जो इसका सम जो होता है ना वो वेरी हाई होता है और इसके पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है, इसलिए ये क्या करता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। लैटिस एनर्जी होती क्या है कि जो एक मोल बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक मोल बॉन्ड बनता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। फजान्स रूल वही पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फजान्स रूल्स को। उसके बाद है कि भाई कॉपर 2+ सोल्ट है, वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर देखो कलर किसकी वजह से आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रहते होंगे, इसमें नहीं रहते होंगे, वो ये D10 होता है, D9 होता है, आंसर हो गया। वही NO नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम किसी का भी पूछ सकता है, आपको अच्छे से आना चाहिए एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम बनाना तो उसको लेबल भी करके आना ताकि कहीं भी नंबर ना काट सके आपके वो। उसके बाद 3D सीरीज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, जो भी सबकी डेफिनेशन लिख के ये फॉर्मूला लिख देना, आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है क्वांटम नंबर।
कि भाई क्वांटम नंबर होते क्या है। क्वांटम नंबर भाई इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए क्वांटम नंबर यूज होता है। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एन होता है, एल होता है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, किसकी वैल्यू कहां तक होती है, सारी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, ये D5 का केस है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 35 यानी कि 5.92 हो गया। इस तरीके से आंसर निकाल देना है आप। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट टाइटेनियम का, पहले इसकी टाइटेनियम की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, टाइटेनियम प्लस की 3 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर, स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं, कि मेटल कौन सा है भाई, लिगेंड कौन सा है भाई, कोई चिलेट तो नहीं बन रहा, ये चीजें एक्सप्लेन करेगी स्टेबिलिटी को। एसपीडी, एस तो गोल होता है, पी डंबल होता है, डी डबल डंबल होते हैं, एक्सप्लेन। डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल बनाने भी आने चाहिए आपको, डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं, सारे सबकी छोटी छोटी डेफिनेशन आनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरसिस, ट्रांस ऑप्टिकल, जो ऑप्टिकल रोटेशन वाले, सॉल्वेट, वो वाटर के सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होते हैं, लिंकेज जिसमें डबल साइडेड होती है, कहीं से भी जुड़ सकता है, कोऑर्डिनेशन जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटरचेंज होता है, आयनाइजेशन में आयन आगे पीछे होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो सबकी डेफिनेशन छोटे छोटे विद एग्जांपल आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद स्लेटर रूल से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी का भी निकाल सकता है, एस का निकाल सकता है, पी का या डी का, किसी का भी। स्लेटर रूल में पहले क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है इस तरीके से। ग्रुपिंग करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि एस और पी में कितना काउंट लेना है, डी के लिए कितना है। इस स्लेटर रूल को अच्छे से पढ़ लेना, इसके बेसिस पर आपको आंसर किसी का भी। क्रोमियम जिसमें एक्सेप्शन होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे क्रोमियम और कॉपर, इनको तो अच्छे से करना ही करना है भाई, इनका जरूर पूछ सकता है वो। उसके बाद साइनाइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बता ही दिया है कैसे बनाना है, अब बना सकते हो। देखो यहाँ पे sp मिक्सिंग का केस है इसलिए नीचे आ गया, वो बताया था ना आपको, वो इसी तरीके से बनाना है क्योंकि 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। फिर CO का भी ऐसे कोई बॉन्ड लेंथ वाले सारे एमओ डायग्राम से आंसर करने हैं, इस तरीके से आपको आंसर करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको ये देखो, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होगी, यानी कि प्लस जिसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, यानी जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जल्दी लेगा इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्टिविटी बोराजिन की ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर किसकी ज्यादा कैसी होगी, वो स्ट्रक्चर आप उसके बेस पर के थोड़ी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका यही चीज दे रखी है कि भाई पेयरिंग एनर्जी दे रखी है, दोनों की डेलो जो स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी है। आप देख लेना यार, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी कम है, जिसकी कम है स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से, तो वो स्प्लिट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, कम मान लो कम है इससे, तो वो पहले पेयर्ड अप हो जाएगा, उसके बेसिस पर आप लो स्पिन और हाई स्पिन कम्प्लेक्स बता सकते हो। उसके बाद बीबीटी से कौन कौन से, बीबीटी ने क्या नहीं बताया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, बीबीटी ने कलर नहीं बताया था, स्टेबिलिटी नहीं बताई थी, सीएफटी ने कुछ हद तक इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, ये चीज़ें आपको बतानी है इनके अंदर। उसके बाद की क्रिस्टल फील्ड को, कि भाई मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन सा क्वांटम नंबर है मेटल का, 3D का है कि 4D का है कि 5D का है, ज्योमेट्री का है कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, लिगेंड कौन से लगे हैं, लो स्पिन वाले लगे हैं कि हाई स्पिन वाले लगे हैं, सारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आयन एक्सचेंज, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन लैंथेनाइड, कि पहले रेजिन डालते हैं, फिर रेजिन के बाद अमोनियम सिट्रेट डालते हैं, अमोनियम रेजिन के साथ रिएक्ट कर जाता है, फिर सिट्रेट आयन जो लेंथेनम के साथ रिएक्ट करके ये आ जाता है, फिर लेंथ जो सबसे जल्दी निकलता है उसके बेसिस के ऊपर आप सेपरेट कर लेते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मलाइजेशन वाला लगाना है, दोनों को स्क्वायर करके 0 से L तक लिमिट, L की वैल्यू आपको दे रखी है, उसके बेसिस पर को सोल्व करके A की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। उसके बाद है कि भाई कैसे बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइन होते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है, सारी ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देना, एनओ का एमओ डायग्राम बना के उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद यही जो, अगर देखो 1 मोल क्लोराइड निकलता है, क्लोराइड आयन बाहर है, तो एक ही AgCl बनेगा, उसी के बेसिस पर मतलब एक Cl को बाहर रख देना कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, बाकी को अंदर रख देना, फिर आयुपैक नेम लिख देना, फिर इसका EN बता देना, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बता देना। बोर्न हैबर साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्न हैबर में क्या होता है कि आपको गैसेस स्टेट में लेना होता है दोनों को, उसके बेसिस पर बनाना होता है, दोनों को लिया और उसके बेसिस पर ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद है कि आपको डी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, जैसे पहले बता रखा है, म्यू स्पिन आपको पहले बता रखे, उसी के बेसिस पर आंसर करने हैं। उसके बाद है कि हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट डिफर होते हैं, कारण एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस शो करते हैं, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। पाई बॉन्ड बना लेते हैं, वो नहीं बनाते कि रीजन डी ऑर्बिटल आ जाते हैं इसमें एटॉमिक और उसकी वजह से
ये 2-3 रीजन है, उसी के बेसिस पर एक्सप्लेन करना है। ब्राउन रिंग टेस्ट आपकी रिएक्शन लिखनी है, ब्राउन नाइट्रेट आयन के लिए होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, इसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद है B2H6, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। B2H6 की स्ट्रक्चर क्या होती है, बनाना बॉन्ड का कंसेप्ट हो गया, और सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, उसके बेसिस पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। और B2H6, बोराजिन, ये 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको आने चाहिए, जो 11th में मेंशन है NCERT के अंदर। इनकी किसी की भी वो निकालनी है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसके बेसिस पे स्टीरिक नंबर निकालोगे, 2 आएगा तो sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, ये सारी चीजें आपको पता होने, इसके बेसिस पर आपको आंसर करना है। कि नाइट्रोजन और बिस्मिथ दोनों ही नहीं बनाते, नाइट्रोजन तो डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं बनाता, बिस्मिथ क्यों नहीं बनाता है, बिस्मिथ वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टॉक करता ही नहीं है, इसलिए नहीं बनाता, बस यही रीजन है इनका। ठीक है, जो अब देखो सेकंड पीरियड जितने भी एलिमेंट है वो एनामोलस बिहेवियर शो करेंगे। रीजन, मेन रीजन इनका क्या है, पहला रीजन तो है इनका साइज, दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होता, साइज छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये एनामोलस बिहेवियर, ये मेन रीजन लिखने हैं, बाकी तो बाद की बात है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, मेन रीजन 2 ही है ये। ठीक है, उसके बाद है ये जो फिर आगे वो इक्वेशन लिखना एसिडिक मीडियम के अंदर, पहले KMnO4 का आया था ना क्वेश्चन, ये देखो Cr2O7 का आ गया, पर फिर बाद में इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दी, बस यही चीज है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, सिस ट्रांस, और ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा भाई। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखोगे आप, इसको काट के देख लेना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बस देखो इसमें नहीं है, इसको कैसे काटोगे, कैसे भी काट लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। उसके बाद देखो ये आ गया ना, मैंने कहा था ना NiCO4 के साथ NiCN4 और NiCl4 और Ni3 ही कंपाउंड है निकल के, तीनों को ढंग से पढ़ लेना भाई। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या का पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कुछ भी पूछ सकते हैं इन तीनों में, बहुत इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं 3 क्वेश्चन, चाहे IIT जैम उठाओ, नेट उठाओ, गेट उठाओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, किस पूछा जाता ही जाता है। उसके बाद है ये वही चीज आ गई स्प्लिटिंग वाला, उसके बेसिस पर आंसर कर देना है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है। उसके बाद बेस्पर के कंसेप्ट के ऊपर इनके आंसर कर देने हैं, इनकी शेप बताने, अमोनिया क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, वाटर भी टेट्राहाइड्रल होता है, SF6 क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल होता है, XgF6 ऑक्टाहाइड्रल होता है, ऐसे बता सकते हो आप। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर इनके रोल, वो पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम पंप भी सुना होगा, कैल्शियम का क्या रोल होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये बायो के, वो पढ़ लेना आप, क्या रोल्स क्या होते हैं इनके। उसके बाद ये उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गया, हाइजेनबर्ग के ऊपर वही न्यूमेरिकल लगाना है, कंसेप्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाना है। यूनिट्स का जरूर ध्यान रख लेना। ये CO का एमओ डायग्राम के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बोराजिन और फोस्फाजिन को अच्छे से पढ़ना ही है, मैंने बताया इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी रिएक्शन क्या है, कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, फिर है मेटल मेटल बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में क्या फर्क होता है भाई। मेटल मेटल बॉन्ड तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होती है, मेटालिक बॉन्ड एक क्या होता है, शेयरिंग से, वही जैसे आयनिक और उसमें होता है ना, वही चीजें होती हैं, कोवेलेंट में होता है वही चीजें होती है मेटालिक। ठीक है, इनर ऑर्बिटल, जब इनर के डी यूज करते हो इनर ऑर्बिटल कहते हैं, बाहर वाले डी यूज करते हैं आउटर, दोनों मैंने एग्जांपल लेके यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, उसी के बेसिस पर बताना है आपको। ठीक है, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे 75-80। तो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही है। देखो इसके अलावा एक चीज और आपको इनऑर्गेनिक में क्या करना है, लेंथेनाइड में से ना 3-4 लेंथेनाइड, सीरियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, और डी ब्लॉक में पैलेडियम हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पड़ जाना भाई, किसी के भी पूछ सकता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। तो हमने कुछ क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है, जल्दबाजी में चलो हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया इनको, पर हमने क्वेश्चंस का हिंट जरूर दे दिया, आप इसको अच्छे से देख लें, आपको आइडिया मिल जाएगा भी इसका आंसर्स में लिखना क्या है आपको। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, आपने अच्छे से पढ़ ही रखा होगा कंसेप्ट को, NCERT को अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आपको ज्यादा आता होगा भी क्या लिखना है, कैसे लिख, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इसके बेसिस पर आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो हम अगली वीडियो, अब 1 या 2 दिन रह गए हैं, 10 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो 8 तारीख के आसपास एक वीडियो ले आएंगे, अगली वीडियो 7 को कल ही डाल दूंगा, या परसों तक मैं एक वीडियो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की डाल दूंगा, जिसमें हिंट होंगे, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको प्रैक्टिस करना है। तो फिजिकल में आपको क्या ध्यान देना है वो बता दिया मैंने, इनऑर्गेनिक में आपको क्या ध्यान देना है वो भी बता दिया मैंने क्वेश्चन। बाकी मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है मेंस की भी, किस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ लेना आप, इससे आपके लगभग क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर हम अगर इन्फॉर्मेशन, अगर मेंस हो जाता है उसके बाद पेपर कैसा रहा उसके एनालिसिस देखना है, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।